अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मा रुमान। आज की वीडियो में हम एक जो इंटरव्यू रियल कंडक्टेड इंटरव्यू है 2022 का, उसको हम डिस्कस कर लेने लगे हैं। ये सितंबर 13 का इंटरव्यू है एक मतलब कैंडिडेट का। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन खुद से करवा दिया और मेरी बीए के सब्जेक्ट्स भी उन्होंने खुद मतलब बता दिया मुझे कि आपने बीए में फ़लाँ सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टडी किए। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं मैंने बता दिया कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो फिर उनसे पूछा गया कि कब से कर रहे हैं? तो कहते हैं मैंने बता दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट हुए। सबसे पहले उनसे जो चेयरमैन थे पैनल के, उन्होंने क्वेश्चन किया कि गुड टीचर की 4 ख़ुसूसियात बताएं। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग जो है ना, जो 10 हैं, आप अगर उनकी बेस पे इसको डिफ़ाइन करें ना, और नेशनल प्रोफेशनल टीचिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनका हवाला देके इसको डिस्कस करें तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक हो गया। उसके अलावा आप मतलब सुपरफिशियली भी इसका आंसर दे सकते हैं कि एक टीचर को गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, सेल्फ पेस्ड होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, बच्चों की साइकोलॉजी को समझना चाहिए। एक टीचर को जो है अपने हिसाब से बच्चों को मोल्ड एंड फोल्ड करना आना चाहिए, सिचुएशन को कैश करना आना चाहिए, बच्चों की एटीट्यूड, बच्चों के बिहेवियर को चेंज करना आना चाहिए। आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और अच्छी पर्सनैलिटी होना भी टीचर का एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन बाय अदर। तो क्लासरूम मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि टीचर जो है क्लासरूम मैनेजर का रोल प्ले कर रहा होता है क्लासरूम के लेवल पे। तो टीचर जो है अगर उसमें इतने गार्ड्स हैं, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स से जो गोल्स उसने अचीव करने हैं, जिन ऑब्जेक्टिव्स पे उसने काम करना है, जो उसके एसएलओज़ हैं, उनसे अगर अपने स्टूडेंट्स से उन पर प्रॉपरली वर्क करवा सकता है तो दैट मीन्स के जो टीचर है वो एक कामयाब टीचर है। एंड दैट इज़ दिस टर्म इज़ कॉल्ड क्लासरूम मैनेजमेंट। कि क्लासरूम मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल होनी चाहिए कि वो इजीली अपने वर्क को परफॉर्म कर सकें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको इजीली परफॉर्म कर सकें। और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। उसके अलावा जो है मतलब टीचर जो है उसे अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए एंड सो ऑन। जी, वो कैंडिडेट कहते हैं कि उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हुए। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अगर हमारे सामने होते तो मैं ज़रूर आप लोगों को डिफ़ाइन करती कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो हैं उनका क्या आंसर हो सकता है। हो सकता है उनसे पूछा गया हो कि भई आप एज़ अ टीचर किस तरह के मैनेजमेंट को प्रेफ़र करते हैं, या जो उन्होंने आंसर दिया हो तो उनके आंसर में से ही नेक्स्ट आंसर्स निकाल लिए गए हों। कहते हैं कि ये क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चन चेयरमैन साहब ने किया और वो कहते हैं कि इस पर काफ़ी टाइम भी लगा। मतलब जब क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से उनसे डिस्कस किया गया तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे किए गए और वो कहते हैं मेरे आधे से ज़्यादा टाइम जो इंटरव्यू का था ना, वो इसी में चला गया। फिर उनसे सेकंड मेंबर ने क्वेश्चंस किए जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया कि एजुकेशन की काइंड्स कितनी हैं। जी, जो एजुकेशन की काइंड्स हैं ना वो 3 हैं, ठीक है। फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन। और वो कहते हैं कि मैंने भी यही बताई। अच्छा, आपने टाइप्स को और काइंड्स को मिक्स नहीं करना, ठीक है। टाइप्स जो हैं वो 2 हैं, जनरल एंड वोकेशनल, लेकिन काइंड्स जो हैं वो 3 हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अच्छा, काइंड्स ऑफ एजुकेशन जो है ना, इनको मोड्स ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। तो मोड्स और काइंड्स एक ही बात है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन के आंसर में इलैबोरेट कर सकते हैं कि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, हमें डिग्रीज़ मिलती हैं, एवल्यूएशन होता है, एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, टीचर होता है, प्रॉपर क्लासरूम होता है, एक एजुकेशनल एजेंसी होती है जिसके थ्रू हमें एजुकेशन जो है वो हासिल करनी पड़ती है। उसके बाद नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो, उसके आप डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हैं जैसे डिस्टेंस एजुकेशन। एंड आप ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो हमें सेकंड चांस ऑफ लर्निंग प्रोवाइड करती है। इसमें फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट्स होते हैं और जो जॉबियन लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल होती है। मतलब वो अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रख सकते हैं और अपनी एजुकेशन को भी। उसके अलावा फिर आप बता सकते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ अ टाइप ऑफ एजुकेशन इन विच वी गेट एजुकेशन, या एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन में नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, ये लाइफ लॉन्ग होती है। ये हम अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में सीखते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो वेरी करती है। मतलब हर इंडिविजुअल की इनफॉर्मल एजुकेशन डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या फ़र्क है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें फिक्स्ड रूल्स या रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो एजुकेशनल एजेंसीज में होती है, लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो टाइम बाउंड नहीं होती, फ्लेक्सिबल उसकी टाइमिंग होती है। तो वो कहीं भी आप लोग जो है उस पर वर्क कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप बता सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो है उसके बाद हमें सर्टिफिकेट या डिग्री मिलती है।
तो वो तो हमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बाद भी मिलती है। और उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो है वो करैक्टर बिल्डिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट वे है बनिस्बत नॉन फॉर्मल एजुकेशन के, क्योंकि जब टीचर हर वक्त आपके पास मौजूद होता है आपके बिहेवियर पे वर्क करने के लिए, तो नो डाउट फॉर्मल एजुकेशन जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी इस वे में अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर हम सेकेंड चांस ऑफ लर्निंग की बात करें तो फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी। उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछा गया वर्चुअल एजुकेशन के बारे में। अच्छा, जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने रिकॉर्ड किए हैं वर्चुअल एजुकेशन के बारे में ज़रूर पूछा जा रहा है। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि वर्चुअल एजुकेशन जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन की एक दूसरी टाइप है। कॉरेस्पॉन्डेंस होती है इसमें, लेकिन वो कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो रिटर्न नहीं होती। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस जो होती है वो आईसीटी के थ्रू होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ठीक हो गया। और डिफरेंट जो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की जो एड्स होती हैं उनके थ्रू होती है। अब इसके बाद एम्बेडेड एजुकेशन, ब्लेंडेड एजुकेशन और फ्लेक्स सॉरी मुझे नाम भूल गया एकदम से, फ्लेक्स्ड एजुकेशन। फ्लेक्स एजुकेशन जो है वो इसकी डिफरेंट सब टाइप्स होती हैं। और वो कहते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे गए। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मुझे नहीं पता कि क्या थे। फिर कहते हैं कि मुझसे जो मेंबर 3 थे उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किए कि व्हाट इज़ अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन आपको पता है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है उसकी सेकंड डोमेन है। इसको 1964 में प्रेजेंट किया, रेथवोल्ड ने प्रेजेंट किया, और इट डील्स विद हार्ट और फीलिंग्स। ठीक है, हम कहते हैं ना लर्निंग थ्रो हेड, हार्ट एंड हैंड। तो लर्निंग थ्रो हार्ट जो है वो अफेक्टिव डोमेन है। इसके 5 लेवल्स हैं, रिसीविंग या अटेंडिंग, रिस्पॉन्सिंग, उसके बाद रिस्पॉन्डिंग के बाद आ जाएगा हमारा वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजेशन। फिर आप इसको डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ भी उनको एलाबोरेट करके बता सकते हैं। अगर आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स चाहिए तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सोलो टेक्सोनॉमी की भी और ब्लूम टेक्सोनॉमी की तीनों डोमेन्स की भी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि बच्चा अगर क्लास में रॉन्ग बिहेव करेगा तो आप पहले क्या करेंगे, उसका बिलीफ सिस्टम सेट करेंगे या फिर उसके बिहेवियर को सेट करेंगे। देखिए, अगर मैं होती तो ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है और इसको मैं इस तरह से हैंडल करती कि मैं प्रेफरेंस देती बिलीफ सिस्टम को, क्योंकि जब तक बिलीफ सिस्टम सेट नहीं होगा तो हमारा बिहेवियर जो है वो कभी भी सेट नहीं हो सकता। हमने पिछले इंटरव्यू जो रियल इंटरव्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना कैंडिडेट का, 12th डेट वाला, 12 सितंबर वाला, उसमें उनसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ बिलीफ एंड व्हाट इज़ बिहेवियर। नहीं, उनसे पूछा गया था व्हाट इज़ एटीट्यूड एंड व्हाट इज़ बिहेवियर। देखिए, एक होता है हमारा बिलीफ सिस्टम, एक होता है हमारा एटीट्यूड, और तीसरा होता है हमारा बिहेवियर। अब जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है ना वो हमारा एटीट्यूड डिटर्मिन करता है, और जो हमारा एटीट्यूड होता है वो हमारा बिहेवियर डिटर्मिन करता है। तो नो डाउट अगर हमारा बिलीफ सिस्टम सेट हो जाएगा तो हमारा बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी थे 2-3। अब मुझे नहीं पता वो क्या थे, वरना मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करती। कहते हैं मुझे याद नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं। मैं थैंक्स और सलाम करके आ गया, मतलब वो अख्तर अली उस कैंडिडेट का, उन कैंडिडेट का नाम है। कहते हैं कि मैं सलाम करके आ गया। अब कहते हैं कि 15 से 20 मिनट तक मेरा ये इंटरव्यू रहा। और कहते हैं कि एक क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछा गया कि तालीम का दायरा कार बताएं। दायरा कार कहते हैं स्कोप, मतलब उन्होंने उर्दू में इसलिए पूछा कि इंग्लिश में तो स्कोप ऑफ एजुकेशन को सब डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, इस पे वर्क करते हैं, लेकिन दायरा कार का वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि मतलब इनको जो है इसके बारे में कुछ इल्म है ही नहीं। तो दायरा कार आपको पता है बहुत ब्रॉड है एजुकेशन का। स्कोप ऑफ एजुकेशन डिफरेंट होते हैं, मतलब अगर आप साइकोलॉजी की फील्ड की तरफ लेके जाएँ तो आप साइकोलॉजी की डिफरेंट हज़ारों एग्जांपल्स इसमें दे सकते हैं। अगर आप इसको कंप्यूटर की फील्ड में लेके जाएँ तो आप इसकी कितनी हज़ारों मतलब एग्जांपल्स दे सकती हैं। आप बता सकते हैं कि मतलब तालीम हासिल करने के बाद इंसान जो है ऑनलाइन टीचिंग कर सकता है, इंसान मतलब आईसीटी का यूज़ कर सकता है, इंसान बैंकर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वो साइंसदान बन सकता है, वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, वो लेक्चरर बन सकता है। मतलब हम सब कुछ तालीम के बाद ही बन सकते हैं। तो आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप एक मतलब एक फ़िलासफ़र बन सकता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है इंसान। तो मतलब जो जो कुछ आपके माइंड में आता है ना एजुकेशन के हवाले से, वो आप बता सकते हैं कि एजुकेशन के बाद हम कौन कौन सी फील्ड्स चूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।